नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि नाजायज संबंध कभी भी सुखदायी नहीं होते, और जब हम सिर्फ चंद पलों की खुशियों के लिए कोई नाजायज स्टेप लेते हैं तो वो सच में बहुत ही हार्मफुल होता है। इतना हार्मफुल होता है कि ज़िंदगी भर के लिए एक नासूर बन जाता है। चीज़ों को भूलना मुश्किल हो जाता है, उस एक्सीडेंट को भूलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी अगर दिल में आता भी है कुछ पल की खुशियों के लिए तो उसका दूर तक का अंजाम ज़रूर सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षण भर की खुशी के लिए उसका अंजाम बहुत भयानक हो। बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो वारदात है बहुत ही दिल दहला देने वाली है। यूपी में एक तहसील लगती है रायबरेली के एसपी राजेश पांडे 10:30 बजे का टाइम था। बात फरवरी 2013 की है। अपने ऑफिस पहुंचे ही थे। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो वहां पर चंद्रपाल यादव और उनकी पत्नी दोनों आते हैं और उनके पैरों पर गिर जाते हैं। वो उनको उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा जो है वो महीना भर हो गया है लापता है, हमें नहीं पता वो कहाँ है और हमें मिल नहीं रहा है, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। जब वो इतना सुनते हैं तो वो अपना जो गार्ड होता है, गार्ड को कहते हैं कि इन दोनों को अंदर लेकर आओ। अब वो चंद्रपाल यादव को अंदर लेकर आते हैं और वो उनको आराम से कुर्सी पर बिठाते हैं। अब राजेश पांडे जी पूछते हैं कि आखिर बात बताइए, क्या हुआ है। तो चंद्रपाल यादव बात बताते हैं कि 13 जनवरी 2013 की बात है। हमारा बेटा जो है रात में खाना खा के आराम से सोया था, लेकिन जब हम सुबह उठे तो हमारा बेटा लापता था। हमें लगा कि शायद कहीं चला गया होगा, लेकिन उसका शाम तक कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद हमने उसको बहुत ढूंढा और उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। वो आज तक हमें नहीं मिला। हम तो भदोखड़ा जो थाना लगता है, हम भदोखड़ा में जाके हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। 2-4 दिन तो उन्होंने हमारी ढूंढने में मदद की। उसके बाद पुलिस वालों ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। अब तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता है। तो हम यही कहेंगे कि हमारी मदद कीजिए हमारे बेटे को, क्योंकि हमारा एक लौता सहारा है। तो वो कहते हैं किसी पर शक है, क्योंकि घर से कोई कहाँ जा सकता है। तो चंद्रपाल यादव बताते हैं कि हमें नहीं पता साहब, हम वैसे भी बहुत गरीब आदमी, खेती बाड़ी करके काम चलाने वालों में से हैं। हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि 13 जनवरी को हमारा बेटा रात में हम सबके साथ में खाना खा के सोया है और उसके बाद सुबह हमें नहीं मिला। वो आज महीना हो गया है, हमें उसका कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि चंद्रपाल यादव जो है, चंद्रपाल यादव और उनकी जो बीवी है जनकी देवी, दोनों का भरा पूरा अपना परिवार है। 3 बच्चे थे, श्याम कुमार, राम कुमार और बेटी श्यामा। श्याम कुमार की शादी हो चुकी है, श्यामा की शादी हो चुकी है, उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। बेटी अपने ससुराल में है और श्याम कुमार जो है वो अपने परिवार के साथ उसी गांव में, बिलहिया गांव है, भदोखड़ा थाने में लगता है, तो वो उसी गांव में कुछ दूरी पर अपने परिवार के साथ अलग रहता है। अब यहाँ पर जो चंद्रपाल यादव हैं, उनका इकलौता सहारा जो है वो राम कुमार है, और राम कुमार ही गायब है। एसपी इतनी बात सुनते हैं, पहली बात तो वो FIR दर्ज करते हैं, दूसरी बात अपनी टीम को आदेश देते हैं कि छानबीन की जाए और पूरे शिद्दत के साथ की जाए। और वो खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद जाते हैं और जांच करते हैं। और पुलिस इतनी शिद्दत से सीरियसली जांच करने के बावजूद भी उनका जो बेटा है राम कुमार, चंद्रपाल यादव का, उसका कुछ भी पता नहीं चलता। ढूंढते हैं, तलाशते हैं, ना उनको ये समझ में आता है आखिर कहीं से कोई सुराग तो मिले। गांव में पूछा जाता है तो सब लोग उसकी जो इमेज है, बड़ी क्लियर इमेज बताते हैं। जो राम कुमार है, राम कुमार बहुत ही मेहनती लड़का है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, ना कोई ऐब है और ना ही वो चाल चलन का ऐसा है कि जिसमें कोई रंजिश के दौरान उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अब पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता, इधर राजेश पांडे भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर राम कुमार गया कहाँ। जमीन निगल गई कि आसमान ले गया, पता नहीं, लेकिन राम कुमार का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे करते करते जुलाई आ जाता है और राम कुमार का कुछ भी पता नहीं चलता। माँ बाप बेचारे एक बार हिम्मत हार जाते हैं कि अब हमारे बेटे का शायद पता ही नहीं चलेगा। जब जुलाई आता है तो जुलाई में जो बिलहिया गांव है, उधर के आसपास बहुत तेज बारिश होती है। इतनी तेज बारिश होती है कि घरों में पानी घुस जाता है। चंद्रपाल यादव के घर में भी पानी घुस जाता है। अब
उसकी वाइफ है, वो कहती है कि एक काम करते हैं, सबका पानी निकालने लगे होते हैं, वो नाली बनाने लगे होते हैं, क्योंकि कच्चे घर हैं। अब आप देखिए, कच्चे घर हैं, कच्चे घरों में जब पानी भरता है तो लोग पानी जो है ना वो छोटे छोटे बर्तनों में भर भर के बाहर निकालते हैं, क्योंकि गांव की जो कंडीशंस हैं वो अलग होती हैं। जो लोग विलेज में रहते हैं या जो लोग रह चुके हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो उनके घर भी कच्चा घर है, घर में पानी जब घुस जाता है तो पानी निकालने के लिए कई बार जैसे आंगन होता है, आंगन में पानी घुस गया तो आंगन से नाली बनाई जाती है ताकि वो पानी निकल जाए। तो चंद्रपाल यादव वो नाली बनाने में लगे हुए थे, इतने में उनकी बीवी जो है वो आके कहती हैं कि एक काम करते हैं, राम कुमार का जो कमरा है उसमें भी पानी घुस गया है तो उसका भी पानी निकाल देते हैं। चंद्रपाल यादव कहते हैं कि ऐसे ही अगर काम चल जाता है तो चला लो, क्योंकि मेरा उस कमरे में जाने का दिल नहीं करता। क्योंकि जिस दिन से राम कुमार गायब था उसके कमरे में ये लोग बहुत ही ना के बराबर जाते थे, उस कमरे में गए ही नहीं, ये समझ लीजिए। वो कमरा बिल्कुल ऐसी पड़ा, ना उसके कमरे की सफाई करते थे और ना ही उस कमरे में जाते थे। वो कहती है कि चल तो जाएगा, लेकिन बात यह है कि हमारा घर कच्चा है, अगर पानी इसी तरीके से उस कमरे में भरा रहा तो दीवारें गिर जाएंगी, हमारा मकान गिर सकता है। जब ये बातें वो कर रहे थे तो उसके बाद चंद्रपाल यादव ने सोचा कि हाँ, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं और कमरे में जाते हैं। जब कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर तख्त पड़ा हुआ था जिस पर रामकुमार सोता था। जब वो तख्त हटाते हैं तो देखते हैं कि जो ज़मीन है, ज़मीन का जो लेवल है तख्त के नीचे वाला पोर्शन वो हल्का सा धंसा हुआ है, मतलब उसकी जो ज़मीन है वो नीचे की तरफ है और उसमें पानी भरा हुआ है। अब उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उनके घर का जो मिट्टी है वो इतनी हार्ड है कि आसानी से उसमें गड्ढा नहीं हो सकता, उसकी ज़मीन जो है नीचे धंस नहीं सकती, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। पर फिर भी वो उस गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था वो पानी निकालने लग जाते हैं। जब पानी निकालते हैं तो वो देखते हैं कि वो मिट्टी सॉफ्ट भी है, वो जो हार्ड लेवल होता है ज़मीन का वो चीज़ नहीं है, मिट्टी भी सॉफ्ट है। तो वो थोड़ा सा और निकालते हैं। जब थोड़ा सा और निकालते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वहाँ से कंकाल, एक हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं वो उनको दिखती हैं। जब वो दिखती हैं तो वो चीखने लग जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उनकी चीखें सुन के उनकी बीवी भी आ जाती है और आस पड़ोस जो पास में घर थे वहाँ से लोग भी आ जाते हैं। जब वो लोग आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हड्डियों का कंकाल है तो फिर इसके बाद भदोहरा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। और चूँकि राजेश पांडे ने अपना नंबर भी दिया हुआ था तो वो पेज निकालते हैं जिस पेज में उन्होंने नंबर लिखा हुआ था और वो राजेश पांडे को भी फ़ोन करते हैं। राजेश पांडे की सीरियसनेस देखिए, वो कितनी शिद्दत से उस केस में लगे हुए थे। वो बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं और अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम को भी वो कॉल करते हैं और इमीडिएट आने के लिए वो बोलते हैं। फॉरेंसिक टीम भी आती है, राजेश पांडे भी आते हैं, भदोखड़ा से पुलिस टीम भी आती है और उस कंकाल को अपनी गिरफ्त में लेती है, क्योंकि कंकाल हो गया था। अब आप सोचिए, जनवरी का केस है और जुलाई आ गया है, तो इतनी देर में तो वैसे भी बॉडी का कुछ पता ही नहीं रहेगा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है। उसको निकाला गया और निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ में उसका डीएनए भी मैच करना था, दोनों चीज़ें करनी थी। अब जब ये कंकाल मिलता है तो कहीं ना कहीं चंद्रपाल यादव और उनकी बीवी को कंफर्म हो जाता है कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जहाँ वो एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनका बेटा जो है वो इस दुनिया में जिंदा होगा, अब उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि उनका बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। राजेश पांडे उनको दोनों को बिठाते हैं और फिर उनसे एक बात पूछते हैं कि अब मुझे आप इत्मीनान से उस टाइम की बात बताइए, उस दिन आखिर हुआ क्या था। जब ये बात पूछते हैं तो बेचारा फादर बैठता है और पूरी बात बताता है। कहता है, रात में हम सब ने खाना खाया, हमारे घर में मेहमान आए हुए थे। अब जब मेहमान की बात आती है तो राजेश पांडे पूछते हैं कि कौन मेहमान आए हुए थे, तो वो कहते हैं कि मेरी बहन का बेटा भी आया हुआ था और अंबाला से एक लड़की भी आई हुई थी रेखा, जिसकी शादी हमने रामकुमार से करवानी थी। तो वो दोनों भी आए हुए थे। हम सब ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम अपनी अपनी जगह पर सोने चले गए, लेकिन उसके बाद सुबह हमें हमारा बेटा नहीं मिला। थोड़े दिनों के बाद में रेखा जो लड़की आई हुई थी और जो मेरी बहन का बेटा है संतोष, वो भी अंबाला अपने वापस काम पर चले गए। जब इतनी बात सुननी थी तो राजेश पांडे को कुछ खटका, उनको कुछ खटका कि कहीं ना कहीं यहीं पर ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनको शक था
कि घर के अंदर लाश का मिलना, इसका मतलब कि हत्या में किसी करीबी का हाथ हो सकता है। अब माता पिता पर तो कोई शक कर ही नहीं सकता, बेचारे बूढ़े माता पिता। दूसरी बात, राम कुमार ऐसा भी नहीं था जिसमें कोई ऐब हो या ऐसी कोई हरकतें हों जिसकी वजह से उसको मार दिया जाए या उसका पिता जो है वो परेशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक जेंटलमैन टाइप का इंसान था राम कुमार, तो माँ बाप पर भी शक नहीं किया जा सकता। इसके बाद लेकिन ये कंफर्म था कि जो मर्डर है वो किसी करीबी ने किया है, क्योंकि घर के अंदर मारना और घर के अंदर ही लाश का दफन होना, ये चीज जो है ना, ये चीज डाउट क्रिएट कर रही थी। एक चीज मैं बता दूं कि जब राम कुमार की लाश निकाली गई तो उसके गले में एक लाल कलर का दुपट्टा था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये क्लियर हो गया कि राम कुमार की जो मौत हुई है वो गला दबाने की वजह से हुई है और उसी दुपट्टे से गला दबाया गया है। दुपट्टा जो है एज ए साक्ष्य पुलिस ने अपने पास रख लिया। अब जब ये बातें जब राम कुमार के पिता ने बताई, चंद्रपाल यादव ने बात बताई, तो पुलिस ने टाइम ना लेते हुए अम्बाला की तरफ अपनी एक टीम भेजती है और अम्बाला से, क्योंकि अम्बाला हरियाणा में हम सबको पता है, अम्बाला से संतोष और रेखा को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके पुलिस वापस रायबरेली लेकर आती है और जब रायबरेली लेकर आती है तो फिर पूछताछ शुरू करती है और जब पूछताछ होती है तो फिर एक भयावह जो कहानी है मर्डर की वो सामने आती है। हुआ यूं कि संतोष का जो जीजा है वो अम्बाला में रहता था अपनी परिवार के साथ और वहां पर वो नौकरी कर रहा था एक साइकिल वाली फैक्ट्री में। संतोष को भी उसने अपनी ही उसी फैक्ट्री में काम पे लगवा दिया। अब उसके बाद वहीं पड़ोस में ही दिनेश नाम का एक व्यक्ति रहता है अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी बहन के साथ। वो बहन रेखा थी। जो संतोष का जीजा है वो रमेश है। तो रमेश और दिनेश की आपस में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एक बार संतोष की नौकरी चली जाती है। जब नौकरी चली जाती है तो रमेश दिनेश को कहता है कि तुम अपनी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दो। दिनेश अपनी फैक्ट्री में संतोष की नौकरी लगवा देता है और इस तरीके से धीरे धीरे संतोष की भी दिनेश से दोस्ती हो जाती है और उसके घर में आना जाना उसका शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो उसकी बहन, दिनेश की बहन रेखा पर थी। तो इस वजह से वो बहाने से उनके घर आता जाता रहता है। दिनेश कहता है मुझे और तो किसी चीज़ की चिंता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही चिंता है कि मेरी जो बहन है 20 साल की हो गई है रेखा, मुझे उसकी शादी की चिंता है। अब संतोष दिनेश से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे मामा का बेटा है, मेरा भाई है मेरा, और वो भी कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो अगर तुम कहो तो हम बात चला सकते हैं। दिनेश कहता है कि बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बात है कि मेरी बहन जो है कितने साल हो गए हैं वो यहाँ अम्बाला शहर में रह रही है, तो उसकी परवरिश उसी हिसाब से, शहर के हिसाब से हुई है। पता नहीं वो वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो संतोष कहता है कि एक काम करते हैं, उसका भी एक समाधान है कि इसकी शादी कर देंगे और उसके बाद हम राम कुमार को भी अम्बाला बुला लेंगे। इस बात पर दिनेश भी खुश हो जाता है। वो कहता है चलो बात चला के देखो। संतोष अपने मामा से, चंद्रपाल यादव से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि मैंने एक लड़की देखी, लड़की सुंदर है, सुशील है और मैं चाहता हूं कि राम कुमार की शादी रेखा से हो जाए। जब चंद्रपाल यादव ये बात सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, हमारे लिए गलत तो सोचेगा नहीं, अगर उसने रिश्ता देखा है तो कोई अच्छा ही देखा होगा। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं बेटा, बात चला के देख लेंगे। इसके बाद कुछ दिन होते हैं तो संतोष दिनेश से कहता है कि मुझे जो है अपने घर जाना है, क्योंकि उसका भी घर रायबरेली के पास ही एक गांव में था। तो कहता मुझे अपने घर जाना है, तो क्यों ना मैं रेखा को भी अपने साथ ले जाता हूँ, उसके ससुराल में उसको मिलवा भी दूंगा और उसके बाद वो 10-15 दिन मैंने अपने घर पे रहना है, तो 10-15 दिन वो अपने ससुराल में रह भी लेगी, देख भी लेगी, सबसे मिलजुल भी लेगी और उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इसको अपने साथ ले आऊँगा। क्योंकि दिनेश संतोष और रमेश दोनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, तो उसको लगा कि जैसे मेरी बहन है वैसे संतोष अपनी बहन की तरह ही उसको रखेगा। क्योंकि दिनेश को ये चीज़ पता थी कि संतोष जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसका भी एक बच्चा है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार समझने लग जाते हैं जब कोई मैरिड होता है और बाल बच्चों वाला होता है। तो कहता चलो ऐसे करके देख लो। इसके बाद डेट डिसाइड होती है और दिसंबर के लास्ट वीक में संतोष रेखा को लेकर रायबरेली के लिए रवाना हो जाता है।
रास्ते में चूंकि संतोष और रेखा बसते तो संतोष को मौका मिल जाता है, क्योंकि उसकी पहले से ही नज़र बहुत गलत थी रेखा पे। हंसी मजाक करता है तो रेखा को बुरा नहीं लगता, उसके बाद उसको बहाने से गंदे तरीके से टच करना, तब भी रेखा कुछ नहीं कहती है, तो उसके हौसले बढ़ते जाते हैं। इसके बाद वो अपने घर लेकर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि मैं राम कुमार के लिए रेखा का रिश्ता जो है वो लेकर आया हूँ, तो फिर इसलिए रेखा को अपने साथ लेकर आया हूँ, कुछ दिन के लिए मैं राम कुमार के घर पे इसको छोड़ दूंगा, ताकि ये भी सबसे मिलजुल लेगी, सबको अच्छे से जान लेगी। इस बात पर जो संतोष की बीवी है वो भी ऐतराज़ नहीं करती, वो भी ओके हो जाती है। 3-4 दिन होते हैं, 3-4 दिन जो संतोष है, संतोष अपने घर पे ही रेखा को रखता है। इसके बाद संतोष को मौका मिल जाता है यहाँ पे, जब जब उसकी वाइफ जो है वो बाहर जाती है तो संतोष रेखा को छेड़ता है। रेखा भी ज़्यादा कुछ नानों को नहीं करती है। इसके बाद एक दिन मौका पाकर उन दोनों के बीच में एक नाजायज़ रिश्ता कायम हो जाता है। रेखा मना नहीं करती और इसके बाद जो संतोष है, संतोष की बीवी को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। उसको जब ये डाउट होता है तो उसके बाद वो रेखा को अपने घर में रखने से मना कर देती है। संतोष ले जाकर रेखा को राम कुमार के यहाँ पर छोड़कर आ जाता है। अब वो अपने ससुराल में जाती है, सबसे मिलती है, सबके साथ रहती है, सबको जानने पहचानने की कोशिश कर रही होती है। सिर्फ 2-3 दिन होते हैं कि संतोष जो है वापस राम कुमार के यहाँ पहुँच जाता है। उसका दिल नहीं लगता तो वो राम कुमार के यहाँ चला जाता है। 13 जनवरी 2013 की रात आती है। खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। यहाँ संतोष को नींद नहीं आती, क्योंकि वो आया ही रेखा के लिए था। जब देर रात होती है तो वो रेखा के पास जाता है और इतने में राम कुमार की आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि संतोष यहाँ नहीं है। उसके बाद उसको जहाँ पर रेखा थी उस कमरे से कुछ बातें करने की, फुसफुसाने की आवाज़ सी आती है और उसको भागते हुए जरा भी समय नहीं लगता। वो जाके रेखा के कमरे में जाता है और देखता है दोनों को आपत्तिजनक हालत में, संतोष और रेखा को। इस बात पर वो भड़कता तो नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम दोनों ने जो किया उसके बाद मैं शादी करने से तो रहा, लेकिन हाँ, तुम सुबह होते ही मेरे घर से चले जाना। मुझे शादी भी नहीं करनी और इस बारे में मुझे किसी से कोई बात भी नहीं करनी है, ना तो मैं किसी को इस बारे में कोई बात बताऊंगा। अब ये कहकर संतोष, राम कुमार जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। अब रेखा डर जाती है। रेखा कहती है कि मेरा क्या होगा, तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती हूँ, और मैं अगर शादी नहीं करती हूँ राम कुमार से तो मेरे जो भाई है, मेरी भाभी है, ये सब लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। जब इस बात पर संतोष देखता है कि रेखा बहुत डरी हुई है तो वो कहता है कि अगर राम कुमार ही ना रहे तो फिर कोई क्या ही कहेगा। रेखा इस बात पर कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो ये कि चलो। उसके बाद संतोष और रेखा दोनों राम कुमार के कमरे में जाते हैं। राम कुमार से बातें करने के बहाने उसके पास जाते हैं और संतोष राम कुमार का दुपट्टे से गला पकड़ लेता है और गला इतनी जोर से दबाता है कि राम कुमार की जान निकल जाती है। जब वो मर जाता है तो बहुत ही आराम से उसी तख्त को हटा के, जिस तख्त में राम कुमार सोया हुआ था, उस तख्त को हटाते हैं। और हटाने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे गड्ढा करते हैं, 3 फीट का गड्ढा, और उसमें राम कुमार को दफना देते हैं। ऊपर से पूरी मिट्टी अच्छे से डाल देते हैं। और मिट्टी डालने के बाद अब रेखा कहती है कि 2-3 दिन में ही इसकी जो बॉडी है, बॉडी से जो बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो संतोष कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। दूसरे दिन राम कुमार जो है बाहर जाता है और बाहर से एक नमक की बोरी लेकर आता है चुपके से, और रात में जैसे ही अंधेरा हो जाता है, सब सोने चले जाते हैं, तो फिर दोनों मिलकर तख्त हटाते हैं और उस गड्ढे में नमक डाल दिया जाता है। नमक के बाद फिर जो बाकी मिट्टी होती है फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है और तख्त ऊपर से बिछा दिया जाता है, ताकि ये पता ही ना चले कि यहाँ पर गड्ढा भी है। अगली सुबह जब माँ बाप उठते हैं, वो देखते हैं उनका बेटा नहीं है, तो ढूंढना शुरू करते हैं। पहले तो वो नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जब शाम तक उनके बेटे का कुछ पता नहीं होता तो वो ढूंढना शुरू करते हैं। उस दौरान संतोष और रेखा भी राम कुमार को ढूंढने में लग जाते हैं, जबकि उन्हें पता था कि राम कुमार कहाँ है। 2-4 दिन होते हैं। 2-4 दिन के बाद जब उनको ये लगता है कि अब राम कुमार का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो इसके बाद वो लोग अम्बाला वापस आ जाते हैं। अम्बाला आने के बाद उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रेखा ये राज खोल दे, इसलिए वो रेखा की शादी किसी और से, भोपाल का रहने वाला एक इंसान, वो अम्बाला में ही रहता था, उसके साथ शादी करवा देता है।
और बेफिक्र होके रहने लग जाता है। लेकिन एक पानी ने, अगर बारिश नहीं होती, उस दिन पानी नहीं भरता, तो ये राज ही रह जाता। इसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, चार्जशीट फाइल करती है और आज का अपडेट ये है कि उनको सेशन कोर्ट जो है उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये थी पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल कोई सवाल नहीं पूछा था, कुछ रीजंस थे, लेकिन आज सवाल जरूर पूछूंगी। तो आज का सवाल है, दोस्तों हम हर दिन अपने आसपास फूलों को खिलते हुए देखते हैं, दिल बहुत खुश होता है, लेकिन एक ऐसा फूल भी है जो 12 सालों में एक बार खिलता है। आपने उस फूल का नाम बताना है कि वो कौन सा फूल है जो 12 सालों में एक बार खिलता है। जब आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, एक बात मैं जरूर भूल गई थी बोलना, अगर आप परिवार में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा कोई भी राय देना चाहते हैं, कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।